8वें चैप्टर में हमारे पास क्या है, बल्क मॉडुलस, सॉरी थर्मोडायनामिक्स, यानी पूरा चैप्टर जो हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन एंड ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों को अलग अलग 3 नंबर के लिए ये भी दे सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग, क्लोज, आइसोलेटेड, ओपन। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, विच कैन थ्रू विच द हीट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, इन या आउट हो सकती है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी हीट इन या आउट नहीं होती। और आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास क्या होता है कि जिसमें आपके पास टोटल जो हीट कंटेन होती है, मतलब आप यूँ समझ लो कि क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, ठीक है। नो हीट इंटर्स और लीव्स द बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या है, इसकी सीधी सीधी आपने डेफिनेशन लिखनी है कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द वर्क डन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब, ठीक है, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आपके पास जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन अ हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, it increases the internal energy delta U of the system and along with doing work on that by the system on the environment। तो इक्वेशन भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा U पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा Q पॉजिटिव कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी डेरिवेशन ये मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या हो, चेंज नहीं, आइसो मतलब सेम, ठीक है। आइसोबारिक होते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक होते हैं जिसमें आप हीट ना इंटर कर रहे हो, और आइसोकारिक वो होते हैं जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यू विल नॉट डू एनी वर्क ऑन द सिस्टम, या वर्क डन बाय द सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसलिए जितनी हीट इन होगी वो सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो आपका ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसमें W को जीरो कर दो तो आपका Q किसके बराबर हो गया, डेल्टा U बराबर। तो ये इन सब सिस्टम्स के लिए आपने याद रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो बेसिकली जैसे ही आपके पास सिस्टम हीटअप होगा, आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके उसके क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो अगर सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम के लिए हो जाएगी, ठीक है। ये सारे तुम्हारे पास गिवन है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस डिटेल में देख के जाना, उसके बाद क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस डिटेल में देख के जाना, उसके बाद आपके पास आइसोकारिक, आइसोथर्मल, एवरीथिंग। तो आइसोथर्मल का अगर मैं इक्वेशन बनवाऊँ तो उसमें आपके पास क्या है, आप इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, बॉडी को हीट बाहर से यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो उसका मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही, तो एट दैट टाइम सब हीट अगर सप्लाई हो रही है तो ओवर डन के बराबर होगी। अगर Q पॉजिटिव तो W पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो W नेगेटिव। और अगर आपके पास एडियाबैटिक में बोले तो जो हीट है वो नहीं सप्लाई होगी, मतलब Q विल बी जीरो। तो अगर आपकी इक्वेशन में Q को जीरो कर दिया जाए, डेल्टा U इज इक्वल टू या डेल्टा Q इज इक्वल टू U प्लस W, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी आपके पास नेगेटिव वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो जितना वर्क डन हो रहा होगा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी आपने लिखना है। फिर आपके पास MCQs के लिए ये भी याद रखना कि इनकी जो कर्व्स हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। द कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म और आइडियाबैट। और उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि वर्क डन जीरो हो गया तो जितनी हीट आप दे रहे हो वो सारी सारी किस में जा रही है, इंटरनल एनर्जी में जा रही है, ठीक है। तो yes, a thermodynamical process which in which the pressure of the system is called isobaric process। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो आपके पास किसी भी जगह पे आप एक तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो, ठीक है, एंट्रोपी की। और वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिसऑर्डर लिख सकते हो।
और बुक के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, द thermodynamical quantity that presents the unavailability of the system's thermal energy for the conservation into mechanical work is called entropy. तो ये प्रॉपर डेफिनेशन याद करके जाना और वहाँ पे अगर आती है तो आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, राइट द साइन कन्वर्जन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊपर एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट Q विल बी पॉजिटिव, अगर बॉडी से हीट लॉस होगी तो Q विल बी नेगेटिव, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा U विल बी पॉजिटिव, अगर बॉडी कूल डाउन होगी, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो डेल्टा U विल बी नेगेटिव, और अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W विल बी नेगेटिव, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका साइन कन्वेंशन का हो गया। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा इनको। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने अभी बात की आपसे कि जितना भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है आपने इसको एक साइड से शुरू करना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, कि ये कहाँ से मतलब हमारे पास इसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं, ठीक है। फिर इन सारे प्रोसेस को आप वन बाय वन एक्सप्लेन करोगे, यानी आपकी बुक का जो 8.4 है ये पूरे का पूरा इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से बीच में कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेशन लिख दी, फिर आपने इसके डिफरेंट प्रोसेसेस बता दी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दी, उसका कर्व बनाया। ये बात सारे बातें याद रहेंगी तुम्हें? अच्छा गुड यार। कर्व बनाया, फिर इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख के उसमें आपने अकॉर्डिंग टू एवरी कंडीशन आइसो थर्मल में डेल्टा U को आपने ज़ीरो कर दिया और फिर फाइनल एक्सप्रेशन दे दिया और फिर आपने ये बता दिया कि इस कर्व को हम लोग क्या आइसोथर्म कहते हैं। फिर इसी तरह आप एडियाबैटिक में चले गए, एडियाबैटिक में आपने कर्व बना दी और कर्व बना के आपने फिर क्या बोल दिया कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम, तो इस वजह से Q ज़ीरो हो जाएगा। जब Q ज़ीरो हो जाएगा तो आपने इक्वेशन बना दी और एक डायग्राम या कर्व साथ में बना दी। फिर आपने क्या बोलते हैं उसको, आइसोकोरिक पे चले गए, उसमें भी आपने कर्व्स बनाई, डायग्राम्स बनाई, इक्वेशन लिखी, प्रोसेस के डेफिनेशन लिखा और डेल्टा W को ज़ीरो करके Q को डेल्टा U के बराबर कर दिया। फिर आपने आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर जाना है, यानी ये चारों प्रोसेसेस, इन चारों का क्या लिखना है, प्रोसेस लिखना है, डायग्राम्स बनानी है, लेबल डायग्राम, ऐसे नहीं एक्सिस छोड़ के आ जाना, ठीक है, ऊपर कर्व नीचे एक्सिस ऊपर एक्सिस, नो, प्रॉपर कि मैं किस का ग्राफ बना रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है ना सारा, वो करके फिर उसके बाद बेटा जी आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना के उसमें सारी वैल्यूज पुट करके फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करके आना है। सॉरी, ये 6 नंबर के लिए आप लोगों के पास हो है। उसके बाद आपके पास है द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये सारी यही लिमिटेशंस हैं कि आप इन स्पेसिफिक प्रोसेसेस में इसको परफॉर्म कर सकते हो, उसके अलावा आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको, यानी आप यूँ समझ लो कि यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है यही उसकी डिटेलिंग है। अच्छा, उसके बाद ये लिमिटेशन का अलग से कोई सीन नहीं है कि आप उसको अलग से करो, यही इसी मेथड से आपने इसको लेके चला है। राइट डाउन द डिटेल्स नोट ऑन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। बहुत ही एग्जामिनर के मोस्ट आइडियल क्वेश्चंस हैं ये जो इस चैप्टर में आते हैं, मतलब सबसे जिसको कहते हैं ना फेवरेट डिश है एग्जामिनर की, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम्स को आपने याद रखना, ये बेसिकली एप्लीकेशन एरिया ही हैं आगे किसके, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। हीट इंजन के बारे में आपने डिफाइन करना है कि हीट इंजन इज़ बेसिकली द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। डायग्राम बनानी है, लेबल करना है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर आपने T1 या उसका जो एनर्जी है उसको Q1 रखना है, जो आपका कोल्ड रिजर्वायर होगा उसका टेम्परेचर को आपने वो रखना है T2 रखना है या Q2 रखना है, और फिर आपने बीच में एक इंजन का वो डायग्राम बना के उसका वर्क डन बता देना कि आपके पास जो हॉट रिजर्वायर से या सिंक रिजर्वायर से जो Q1 एनर्जी आएगी वो हीट इंजन उसको कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल में और कुछ क्या कर देगा रिजर्वायर यानी T2 में कुछ उसको डिसिपेट कर देगा। तो इसमें आपने हॉट रिजर्वायर की डिटेल बतानी है, कोल्ड रिजर्वायर की डिटेल बतानी है, उसके अलावा आपने
वर्किंग सब्सटेंस के बारे में बहुत डिटेल बतानी है कि वर्किंग सब्सटेंस इज बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो इंजन जो वहाँ पे काम कर रहा है दैट वर्क्स ऑन द डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर लेवल्स और टू हीट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इंजन विल नॉट वर्क। बहुत सारी एप्लीकेशन तुम बता सकते हो। उसके अलावा तुम एफिशिएंसीज बता सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा एक एडिशनल है लेकिन बता सकते हो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के हवाले से। फिर उसके बाद आपके पास है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये ऑल्दो इसका पार्ट नहीं है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द हीट इंजन, ये हो गया। डिफाइन द कार्नोट इंजन एंड डिस्कस द वर्किंग साइकिल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के बाद आगे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो जो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल कार्नोट हीट इंजन आ गया, और उसके बाद आपके पास इसका वर्किंग साइकिल क्या है, यही वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद आपके पास हाँ, सबसे पहले तो आपने कार्नोट हीट इंजन की डेफिनेशन, डायग्राम, प्रॉपर लेबल डायग्राम, वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम, उसके बाद आपने इसका जो कर्व बना हुआ है तुम्हारी बुक की डायग्राम के ऊपर लाजमी देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 प्रोसेसेस याद रखने हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और उसके बाद आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है, उसके बाद आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इन सब को डिटेल में लेके जाना है। और फिर एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होगा, कार्नोट थ्योरम भी इसका हिस्सा है। ये सारे का सारा करके आपका फिर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल कर्व। ये वही उसका पार्ट है एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप यूँ समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये तकरीबन एक ही जैसे क्वेश्चन है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, मिक्स टुगेदर कर सकते हो। डेराइव द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट, तो एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी डाल गया। यानी अब आपकी चॉइस ये है कि जब क्वेश्चन आए तो आपने ये देखना है कि सर इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो मैंने सेग्रीगेटेडली सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी सारे का सारा इसी तरह हो जाएगा। ये तुम्हारे पास हो गया इसका